के रहने के लिए बनाई गई है, लेकिन अब इन रूइंस में कोई भी नहीं है। फैंक्सी बीमिंग से कहती है, लगता है कि किसी गॉड ने इस डीमन रिफाइनिंग टावर को बनाया होगा, तभी तो यहाँ पर रूइंस हैं, इसके अंदर लोग रहते होंगे। वो सारे हंटर्स फैंक्सी से कहते हैं, इस डीमन रिफाइनिंग टावर के रूल्स बहुत ज्यादा क्लियर हैं। इन रूइंस के अंदर से हमें जितना भी खजाना मिलेगा वो सारा हमारा होने वाला है। दूसरा हंटर कहता है, अब ये के रूइंस है, क्योंकि रूइंस के अंदर तो खजाना होता है, हम क्यों न जाकर इन रूइंस के अंदर से वो खजाना ले लें। बीमिंग उन सबसे कहता है, जरा इन रूइंस की तरफ जरा गौर से देखो, ये सारे रूइंस तो पहले से बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो टूट चुकी हैं। इसका मतलब हमसे पहले कोई यहाँ पर आ चुका है और उसने सारे का सारा खजाना भी ले लिया होगा। बीमिंग उनसे कहता है, अब क्योंकि ये रूइंस सेकंड फ्लोर के इंटरेस्ट के तौर पर यूज हो रही है, इसलिए मुझे लगता है या तो फैंग फैमिली वालों ने ये सब कुछ किया होगा या फिर किसी ऐसे बीस्ट ने जो कि यहाँ पर रास्ता भटक कर आ गया होगा। बीमिंग की बात सुनने के बाद वो सारे हंटर्स बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ फैंग फैमिली वालों ने किया होगा, क्योंकि ये डीमन रिफाइनिंग टावर उनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने यहाँ से सारा खजाना ले लिया होगा। अगर कोई बीस्ट ऐसा करता तो उसे टाइगर लॉर्ड के लेवल के बराबर होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने टाइगर लॉर्ड के स्टोर रूम को देखा है, वहाँ पर तो कोई भी खजाना नहीं था। ये किसी बीस्ट का काम नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर टाइगर गॉड से भी ज्यादा पावरफुल कोई बीस्ट हो। वैंगजी उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वाकई में यहाँ पर टाइगर गॉड से भी ज्यादा पावरफुल कोई बीस्ट हो सकता है। स्पाइडर क्वीन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, कहीं ये वो तो नहीं। वैंगजी कहती है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा बीस्ट हो जो कि टाइगर लॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसी ने इन सारी रूइंस की ये हालत की है। स्पाइडर क्वीन कहती है, हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं। बीमिंग इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, चलो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, शायद हमें सेकंड फ्लोर के ऊपर कुछ ऐसे रूइंस मिल जाएं जिनके अंदर से हमें कुछ खजाना भी मिल जाए। फिर वो सारे लोग उस पोर्टल को पार करते हुए सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं। सेकंड फ्लोर वही रेगिस्तान वाला होता है। वो सारे वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं। बूढ़ा फॉक्स बीमिंग से कहता है, यही है इस डीमन रिफाइनिंग टावर का सेकंड फ्लोर, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसी वक्त उन्हें वहाँ पर एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। बीमिंग साइड पर देखता है तो साइड पर एक जबरदस्त धमाका होता है। बीमिंग ये धमाका देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, कहीं ये जाओ किंग और ब्लैक विडो तो नहीं, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। और वो वहीं क्लिफ के ऊपर से जंप करता हुआ उस धमाके की तरफ चला जाता है, जबकि वैंगजी पीछे से चलाकर कहती है, यंग मास्टर चैन आप कहाँ पर जा रहे हैं। बीमिंग उन सबसे भी कहता है, जल्दी से मेरे पीछे आओ, हमें वहाँ पर जाकर देखना होगा। नेक्स्ट सीन धमाके वाली जगह का दिखाते हैं, जहाँ पर गूडा और दोनों लड़कियों के साथ खड़ा होता है, जबकि वीटियान के साथी उसे घेर कर खड़े होते हैं। वीटियान उनसे कहता है, चलो फिर देखते हैं अब तुम लोग यहाँ से कहाँ भाग कर जाते हो। मास्क वाला हंटर लू भी अपने साथियों के साथ वहीं पर खड़ा होता है। वीटियान उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो हम लोग बहुत ही जल्दी इनको मार सकते हैं। लू वीटियान से कहता है, ये तुम्हारा अपना मसला है, तुम दोनों की आपस की फाइट है, हम लोग इसमें नहीं पड़ने वाले। वीटियान से कहता है, अब जबकि तुम हमारा साथ नहीं देने वाले तो फिर ठीक है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। और साथ ही वो चुटकी बजाता है और अपनी स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है। उस वीटियान का स्पिरिट बीस्ट एक डीमन स्नेक किंग होता है। तो भी स्नेक डीमन किंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि स्नेक डीमन किंग इस तरह के हंटर के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्नेक डीमन किंग इस हंटर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीटियान लू से कहता है, मुझे ये रूइंस के अंदर मिला था और मैंने इसके साथ एक डील की है, इसीलिए ये मेरे साथ है, वरना इस तरह की स्पिरिट बीस्ट मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। वी फैमिली के पास 9 हेडेड स्नेक का ब्लड टैलेंट है, अगर ये इस डीमन रिफाइनिंग टावर को क्लियर करने में मेरी हेल्प करता है तो मैं इसे वो ब्लड टैलेंट दे दूंगा। यही हम दोनों की डील हुई है। और साथ ही वो लू से कहता है, फेंग वू की वजह से मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला था, लेकिन अब जबकि तुम सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तुम सब लोग मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तो अब मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। और साथ ही वो उन पर अटैक कर देता है। तो अपने स्नेक डीमन किंग से कहता है, जाओ इन पर अटैक करो, इन सबको मार डालो। स्नेक डीमन किंग कहता है, इन सबको मारना तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। और साथ ही वो स्नेक डीमन किंग अपने मुंह से पॉइजन थूकता है। लू वहाँ से जंप करते हुए साइड पर हो जाता है, जबकि उसके बहुत सारे साथी उस पॉइजन की साथ में आते हैं। पॉइजन की वजह से उनकी बॉडीज वहीं पर पिघल जाती हैं और वो सारे मर जाते हैं। लू अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जैसे ही उस डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो स्नेक अपनी पूंछ से उस पर अटैक करता है और लू नीचे गिर जाता है। गूडा और जाओ किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लू हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो भी स्नेक किंग का सामना नहीं कर पा रहा। गूडा और जाओ किंग और ब्लैक विडो से कहता है, तुम दोनों पीछे रहो, मैं इसका सामना करता हूँ। गूडा अपने माउंटेन रिवर फैन को यूज करते हुए एक एयर स्लैश लगाता है उस डीमन किंग की तरफ। गूडाओ की स्लैश सीधी जाकर उस स्नेक डीमन किंग के चेहरे पर लगती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ब्लैक विडो सिर्फ देखती है और कहती है, क्या गूडाओ ने कर दिया, क्या उसने स्नेक को मार दिया? क्योंकि गूडाओ भी खुद बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है।
उसी वक्त उस धुएं में से वो स्नेक डीमन किंग फिर से निकलता है और कहता है, तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा कच्चे हो। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के छोटे मोटे अटैक से तुम मुझे मार सकते हो? गूडा उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बड़ा स्नेक अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और एक जबरदस्त चीख मारता है। उसके मुंह से चीख के साथ साथ एक जबरदस्त हवा का झोंका निकलता है, जिसकी वजह से गूडा और ब्लैक विडो बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। वीटियान का एक साथी उसे कहता है, ये बच्चे तो इसके सामने नहीं टिक पाएंगे, ये स्नेक डीमन किंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीटियान कहता है, हाँ ये सारे लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये मेरे स्नेक डीमन किंग का सामना कर सके। मुझे तो बस इन लड़कियों पर तरस आ रहा है, ये लड़कियां भी यहाँ पर मारी जाएंगी। फिर वो अपने स्नेक डीमन किंग से कहता है, स्नेक डीमन किंग चलो जल्दी करो, इन्हें खत्म करो, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। वो स्नेक डीमन किंग उसे कहता है, हाँ मैं भी बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, मैं अभी इनको खत्म करता हूँ। और वो जैसे इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसी वक्त वहाँ पर चिरप चिरप करते हुए स्नोबॉल आ जाती है और उस पर अटैक करती है। स्नेक डीमन किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये मुझ पर किसने अटैक कर दिया? जबकि गूड और स्नोबॉल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, लगता है कि बॉस यहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ पर आकर वीटियान से कहता है, तुम्हारा ये स्नेक डीमन तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता जो तुम मेरे दोस्तों को इससे मरवाना चाह रहे हो? वीटियान बिमिंग से कहता है, चलो शुक्र है तुम यहाँ पर टाइम पर पहुँच गए। बाहर तो मुझे फेंगवू ने रोक लिया था और तुम्हें मारने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारी खोपड़ी को खोलकर उसमें वाइन डालकर अपने भाई वी किंग को पेश करूंगा, क्योंकि तुमने इसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है। स्नेक डीमन किंग भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बिमिंग से कहता है, ये चूहा कहाँ से आया है जिसने एम्परर के खाने को डिस्टर्ब किया है? बिमिंग उसे कहता है, तुम्हारे जैसे कीड़े को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम चैन फैमिली की लड़की को इस तरह खा सकते हो? मिसेस चैन बिमिंग को तुम इस तरह हजम नहीं कर पाओगे, तुम्हें देखकर बात करनी चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। वो स्नेक डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, छोटे चूहे सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। और जैसे ही वो अटैक करने लगता है, उसी वक्त वो बूढ़ा फॉक्स उसके सामने आ जाता है और कहता है, यहीं पर रुक जाओ, अगर तुम इस लड़के को मारने वाले हो तो इससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। स्नेक डीमन किंग उसे कहता है, बुड्ढे फॉक्स तुम अपने स्वाम्प एरिया से तंग आ गए हो, जो कि सेकंड फ्लोर पर चले आए, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? वापिस अपने स्वाम्प एरिया में चले जाओ। बूढ़ा फॉक्स चिल्लाते हुए उससे कहता है, फिर अपना मुंह खोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे नहीं रोक सकते, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर जा सकता हूँ, ये सारे का सारा डीमन रिफाइनिंग टावर मेरा है, इसलिए अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और यहाँ पर कोई मसला क्रिएट मत करो। वो स्नेक डीमन किंग कहता है, अगर मैं मना कर दूं, मैं यहाँ से ना जाऊँ तो फिर क्या कर लोगे? बूढ़ा फॉक्स उसे कहता है, तो फिर मैं तुम्हें हरा दूंगा और उसके बाद इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि मेरे ब्रदर बीमिंग को तुम्हारा सबसे अच्छा पार्ट खाने को मिले। स्नेक डीमन किंग चिल्लाकर उसे कहता है, बुड्ढे फॉक्स तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम अब बुढ़े हो चुके हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। बूढ़ा फॉक्स भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, जाओ मेरे फैंटम्स, इसे चीर फाड़ दो। लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बूढ़े फॉक्स ने अपने सारे के सारे फैंटम्स पहले ही बीमिंग को दे दिए हुए हैं, उसके पास एक भी फैंटम नहीं बचा। फिर वो हंसते हुए बीमिंग से कहता है, मैं तो भूल ही गया था, मैंने अपने सारे फैंटम्स तुम्हें दे दिए हैं, वो भी सिर्फ एक हेयर कंडीशनर के बदले में। वो स्नेक डीमन किंग अपनी पूंछ को घुमाते हुए बूढ़े फॉक्स पर अटैक करता है और बूढ़ा फॉक्स दूर जाकर गिरता है। बूढ़ा और बीमिंग उस बूढ़े फॉक्स को घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा वीक है। स्नेक डीमन किंग उनसे कहता है, ये बूढ़ा फॉक्स अपने एम्परर रैंक पर था, लेकिन फिर भी ये मेरे सामने कुछ नहीं कर पाया, अब तुम लोगों की बारी है। बीमिंग स्नोबॉल से कहता है, क्या कहती है स्नोबॉल, चलिए और अटैक करें। स्नोबॉल उसे कहती है, चिरप चिरप, चलो फिर करते हैं। स्नेक डीमन किंग स्नोबॉल से कहता है, लास्ट टाइम तो तुमने मुझ पर अटैक कर लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने आप को हिट नहीं करने दूंगा। और वो एक बड़ा सा पॉइजन बॉल अपने मुंह से थूकता है सीधा बीमिंग के ऊपर। उसके पॉइजन वाला थूक जैसे बीमिंग की तरफ आ रहा होता है, स्नोबॉल जो कि उसके कंधे पर बैठी होती है, वो एक जबरदस्त फूंक मारती है और वो सारे पॉइजन को वापस स्नेक डीमन किंग की तरफ भेज देती है और वो जाकर उसी की बॉडी के ऊपर गिरता है। स्नेक डीमन किंग अपने ही पॉइजन से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और जोरदार चीखें मारना शुरू कर देता है और फिर मिट्टी के अंदर वहाँ से भाग जाता है। वीटियान भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसका साथी उसे कहता है, लेकिन इसने तो आपके साथ एक डील की थी, ये यहाँ से ऐसे कैसे जा सकता है? वीटियान काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, इस स्नेक डीमन किंग को मुझे मिलने दो, मैं इसको खुद ही मार डालूंगा। बीमिंग उसे कहता है, अगर तुम्हें ये स्नेक डीमन किंग मिल भी जाता है तो ये तुम्हारे साथ फाइट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसको हरा दिया है इस यंग मास्टर ने। इसलिए अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो तुम्हें जाकर पहले 1000 साल तक कल्टीवेट करना होगा, उसके बाद मेरे सामने आना, तुम तो मेरे सामने एक बच्चे हो। बीमिंग उसे कहता है, वो स्नेक तुम्हारी फैमिली का एक हिस्सा था, क्योंकि वो तुम्हारा पेट था, इसलिए अब मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम्हारे स्नेक डीमन किंग ने मिसेस चैन बीमिंग पर अटैक क्यों किया? उसी वक्त बीमिंग के ऊपर अटैक होता है। बीमिंग जल्दी से जंप करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है। पीछे से आवाज आती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम मेरे भाई से एक्सप्लेनेशन चाहते हो? चलो फिर तुम्हें एक्सप्लेनेशन देते हैं। बीमिंग ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर वीटियान का भाई
वी किंग आ जाता है। बाकी के सारे छोटे हैंडलर्स उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर ये सेकंड फ्लोर पर अभी तक क्या कर रहा है, इसे तो तीसरे या फिर चौथे फ्लोर पर होना चाहिए था। लू का एक साथी उसे कहता है ब्रदर लू अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे 7th मास्टर के अलावा इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम सब लोग अगर मिलकर भी इस पर अटैक करते हैं तो भी इससे फाइट नहीं कर पाएंगे। लू अपने साथियों से कहता है हमारा मकसद यहाँ पर 9th फ्लोर तक पहुँचना है ताकि हम लोग वहाँ पर लगे हुए झंडे को उतार सके और इस टूर्नामेंट को अपने यंग प्रिंस के लिए जीत सके। हमारा इस फाइट से कोई भी ताल्लुक नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं। और वो सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वी किंग उन सब की तरफ देखता और कहता है तुम सब लोगों को यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी, मेरी परमिशन के बिना यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। और वो उन पर भी अटैक कर देता है और वहाँ पर आता है और लू से कहता है तुम सब लोग कहाँ पर जा रहे हो, मेरी परमिशन के बिना यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। और वो उन पर अटैक करते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वी किंग लू से कहता है तुम सब लोग यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे पता है कि तुम्हारे फेंग वू ने कोई ना कोई प्लान तो जरूर बनाया होगा क्योंकि वो इतनी आसानी से अपने इस डीमन रिफाइनिंग टावर को किसी और के हाथ में नहीं जाने दे सकता क्योंकि तुम उसके सबसे खास पालतू कुत्ते हो, इसलिए तुम ही बताओगे कि उसका प्लान क्या है, अब जल्दी से बको। वी किंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से उन सब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। लू भी उसकी पावर को फील करते हुए सोच रहा होता है इसकी पावर तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है कि डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर से इसे कुछ ट्रेजर्स मिले हैं जिनकी वजह से इसकी पावर बढ़ गई है, मुझे नहीं लगता कि हमारे फेंग वू भी इसको हरा पाएंगे। वी किंग सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लू से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारी फेंग फैमिली का यहाँ पर एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर है जो कि हमें यहाँ से डायरेक्टली 9th फ्लोर पर लेकर जा सकता है जहाँ पर वो फ्लैग लगा हुआ है, हम लोग बीच के सारे 5 फ्लोर्स को स्किप कर सकते हैं। स्विमिंग गूडा और ब्लैक विडो भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या इसका मतलब यहाँ पर एक शॉर्टकट है। गूडा उसे कहता है ये तो चीटिंग है, फेंग फैमिली वाले बहुत बड़े चीटर्स हैं। वी किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे पहले से पता था कि इन लोगों ने कोई ना कोई प्लान बना रखा है और यहाँ पर कोई शॉर्टकट तो जरूर होना चाहिए। अब मैं जल्दी से 9th फ्लोर पर जाता हूँ और जाकर उस झंडे को उतार लेता हूँ और उसके बाद देखूंगा फेंग वू का चेहरा किस तरह का होता है, उसका चेहरा देखने लायक होगा जब वो हारेगा। लेकिन साथ ही वो बिमिंग की तरफ घूर कर देखता और कहता है लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है। और वो अपने डीमन क्लॉ मूव को यूज करते हुए बिमिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन बिमिंग जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज करता है। वी किंग उसे कहता है तुम तो डॉज करने में बहुत ज्यादा अच्छे हो, बिल्कुल एक बंदर की तरह, तुम्हें मेरे छोटे भाई से एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, चलो तुम्हें मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। और साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता और कहता है पहले तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि तुम इस गैम्बलिंग फाइट के लिए लेट क्यों आए थे। बिमिंग अभी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो रहा होता है कि उसका छोटा पिगी जीजी करता हुआ सामने आ जाता है। वी किंग कहता है लगता है कि तुम्हारे इस छोटे से पिगी को मेरे इस बैटल स्पिरिट का खाना बनने की बहुत ज्यादा जल्दी है। वी किंग के साथ उसके 2 और साथी भी होते हैं, वो उनसे कहता है जाओ और इन सबको मार डालो, जबकि स्नोबॉल भी निकलती है और पिगी को कान से उठा लेती है। बिमिंग कहता है ये तीनों तुम्हारे, बैटल स्पिरिट को भी तुम ही लोग संभालो। एस वी किंग से निमटता हूँ। स्नोबॉल जल्दी से आगे बढ़ती है और उसकी बैटल स्पिरिट को पंच मारती है, जबकि वो छोटा पिगी अपने माथे पर लगे हुए निशान को चमकाता है और फिर से इल्यूजन क्रिएट करता है और वो बड़ा सा पिगी बन जाता है। वी किंग बिमिंग की स्पिरिट्स को देखकर सोच रहा होता है ये दोनों बैटल स्पिरिट्स बहुत ज्यादा अजीब हैं। मैंने आज से पहले इस तरह की किसी स्पीशीज की बैटल स्पिरिट्स नहीं देखी हुई। हालांकि ये दोनों बहुत ज्यादा अजीब हैं, लेकिन मेरे बैटल पाइथन के सामने ये कुछ भी नहीं है। मेरे बैटल पाइथन में रॉयल ब्लड लाइन का खून है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही वी किंग अपनी फैमिली के स्पेशल मूव को यूज करता है और वो एक बड़ा सा कॉफिन बना लेता है। वी किंग बिमिंग से कहता है टूर्नामेंट के लिए तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया था, तो तुम्हें अपनी जान देकर इसका हिसाब चुकाना होगा। वी किंग अपने बनाए हुए कॉफिन को ओपन करता है और उसके अंदर से कुछ ब्लेड्स निकलते हैं जो कि सीधे बिमिंग पर आकर गिरते हैं। बिमिंग अपने नाइफ के ऊपर अपना ब्लड लगाता है और उसे जमीन पर मारते हुए अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है, जिससे वो सारे के सारे ब्लेड उसकी शील्ड से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे बहुत ज्यादा धूल उठती है। वी किंग अभी उसी तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि बिमिंग मर गया या जिंदा है। लेकिन जैसे ही सामने से थोड़ी सी धूल हटती है, बिमिंग का नाइफ उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ आता है। वी किंग बड़ी ही आसानी से उसके नाइफ के अटैक को डॉज कर लेता और कहता है ये तो बस एक छोटी सी ट्रिक है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस ट्रिक से मुझे मार सकते हो। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं बिमिंग वी किंग के पीछे पहुंच चुका होता है। वी किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वी किंग जैसे ही अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बिमिंग के क्लोन्स होते हैं। बिमिंग ने शैडो क्लोन मूव को यूज किया होता है, उनमें से एक बिमिंग ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आता है और उसके ऊपर शैडो एक्सक्यूशन मूव को यूज करते हुए अटैक करता है। वी किंग जल्दी से पीछे की तरफ जंप करते हुए अपने स्पेशल मूव को यूज करता है जिसका नाम डार्क स्पिरिट क्लॉ होता है और उसके बहुत सारे पंजे निकल आते हैं। उन सारे पंजों की मदद से बिमिंग को पकड़ लेता है, यानी कि उसे पकड़कर वहीं पर फिक्स कर लेता है और साथ ही अपने कॉफिन को उसके ऊपर गिरा देता है। वी किंग हंसते हुए कहता है तुम्हारे जैसे छोटे से
जैसे कीड़े को मेरे सामने इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुमने मेरे सामने टिकने की हिम्मत की है। लेकिन एंड पार्ट तुम भी मेरे अटैक से नहीं बच पाए और साथ ही वो अपने कॉफिन को ऊपर की तरफ उठाता है। वी किंग बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने बिमिंग को मार दिया है, लेकिन जैसे वो अपने कॉफिन को ऊपर की तरफ उठाता है तो नीचे बिमिंग की लाश नहीं होती। ये देखकर वी किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बिमिंग उसके पीछे खड़ा होता है और उसे कहता है, मास्टर वी, तुम ये शो किसको दिखा रहे हो? मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। वो भी हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मेरे कॉफिन के नीचे आ गए थे, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो भी तुम्हारा एक क्लोन था? बिमिंग हंसते हुए उससे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने कब तुम्हारे पर अटैक किया या मैंने कब तुम्हारे सामने अपने क्लोन्स बनाए? मैं तो कब से यहीं पर खड़ा हूँ। उसी वक्त वी टियान भी आगे बढ़ता है और अपने भाई वी किंग से कहता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? काफी देर से तुम ऐसे ही हवा में अटैक किए जा रहे हो। हम तुम्हें रोकने वाले थे, लेकिन तुम अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे थे, इसलिए हम लोग डर का पीछे खड़े हो गए और तुम्हें कुछ नहीं कहा। वी किंग अपने भाई से ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या इसका मतलब मैं तब से लेकर अब तक सिर्फ हवा से फाइट कर रहा था? गूडाओ भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मॉन्स्टर और बीस्ट के साथ फाइट करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हारा दिमागी संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा, या फिर तुम्हें सपनों में बिमिंग नजर आ रहा है। वी किंग चिल्लाते हुए बिमिंग से कहता है, जल्दी से बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने कौन सी ट्रिक यूज की है? बिमिंग उसे कहता है, मैंने ऐसा कुछ खास तो नहीं किया, बस एक छोटा सा टेस्ट परफॉर्म किया है। बिमिंग उसे सारी बात बताता है कि जब वो पिगी मेरे पास खड़ा था, मैंने उससे थोड़ी सी पावर उसकी ले ली, उसकी इल्यूजन क्रिएट करने वाली पावर, और उस सब को अपनी डैगर के अंदर मिला दिया अपनी एसेंस के साथ, और फिर उस डैगर को तुम्हारे पास फेंका। और जैसे ही वो डैगर तुम्हारे पास से गुजरा, तुम्हारे पर मेरे मैजिक ने अटैक कर दिया था। तुमने मेरे अटैक को तो बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया था, लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ मैजिकल ऑरा वो तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया और तुम्हें इल्यूजन्स दिखाई देना शुरू हो गई। वी किंग उसकी सारी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की नौटंकी करने की? वी किंग अपने फिर से उसी मूव को यूज करता है जिसका नाम डार्क स्पिरिट क्ला है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बिमिंग उसे कहता है, तुम्हारा सेम अटैक दूसरी बार नहीं काम करेगा, मैंने पहले से इसको देख लिया है, और वो अपने माउंटेन ऑब्लिटरेटिंग पंच को यूज करता है। बिमिंग उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वी किंग दूर जाकर गिरता है। उसका भाई वी टियान भी चिल्लाकर कहता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? वी टियान पीछे जाकर एक पत्थर के साथ गिरता है और जैसे ही वो वहाँ पर जाकर गिरता है उसके पास एक क्रिस्टल गिरता है, वो एक स्टार स्टोन होता है। बिमिंग उसके पास उस क्रिस्टल को उठा लेता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी हैं? मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत सारा खजाना मिला है, चलो जल्दी से ये सारे स्टार स्टोन मुझे दे दो। वी किंग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसके पास इस बार एक हॉरिक्रूक्स है, एक स्पेशल हॉरिक्रूक्स जिसका नाम रेड जेड है। वो उसकी पावर्स को रिलीज करता है जिससे बिमिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बिमिंग उसके रेड जेड की तरफ देखकर कहता है, इसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है, लगता है ये एक बहुत ही प्योर हॉरिक्रूक्स है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। डीमन सिटी वालों के पास तो ऐसे बहुत सारे खिलौने हैं। वी किंग अपने रेड जेड की तरफ देखता और कहता है, वैसे तो मैं इसको फेंगमू को हराने के लिए यूज करने वाला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस कीड़े को हराने के लिए इसे यूज करना पड़ेगा। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए रेड स्पिरिट जेड को यूज करता है और कहता है, इसे मार डालो, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो रेड स्पिरिट जेड उसकी बात नहीं सुनता। वी टियान अपने आप पीछे की तरफ जंप कर जाता है और उस रेड स्टोन से कहता है, क्या मतलब है तुम इस पर अटैक नहीं करना चाहते? क्योंकि बिमिंग भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वी किंग उस रेड जेड से कहता है, हाँ मुझे पता है कि हमारा असली मकसद इस डीमन रिफाइनिंग टावर को हासिल करना है, लेकिन मुझे अपना स्टार स्टोन वापस चाहिए। वो रेड जेड वी किंग की बात सुनने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। वी किंग कहता है, ठीक है मुझे समझ आ गई, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। वी किंग फिर से पीछे की तरफ जंप करता है और बिमिंग से कहता है, तुम तो इस बार बहुत ज्यादा लकी हो जो बच गए हो, अगली बार नहीं बचोगे। वी किंग लू के पास चला जाता है और उसे कहता है, मुझे जल्दी से उस ट्रांसपोर्टर के पास लेकर जाओ जो कि मुझे 9th फ्लोर पर ले जा सकता है, वो शॉर्टकट कहाँ पर है जल्दी बताओ। बिमिंग अपने बो एरो में लगे हुए एरोज को चलाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से आसानी से बचकर जा सकते हो? मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। वी किंग उसके तीरों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है, अभी अपने सारे मूव्स को यूज मत करो, क्योंकि जैसे ही मैं डीमन रिफाइनिंग टावर पर कब्जा कर लूंगा उसके बाद मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। उसके बाद देखेंगे तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास जितना टाइम है उसे एंजॉय कर लो। फिर वो अपने पाइथन से कहता है, चलो ठीक है आ जाओ वापस, हम लोग जा रहे हैं। और उसका पाइथन जो कि स्नोबॉल के साथ फाइट कर रहा होता है वो भी वापस आ जाता है। ग्रूडाओ बिमिंग से कहता है, बॉस वो लोग भाग रहे हैं, हमें जल्दी से इन्हें पकड़ना होगा। वो सारे लोग आगे बढ़कर उनको पकड़ने लगते हैं। उसी वक्त वी किंग अपनी स्पेशल मूव को यूज करता है और जमीन के अंदर से बहुत सारे क्लास निकाल लेता है और उनके सामने बड़े बड़े हाथों की एक दीवार बन जाती है और वो लोग दूसरी तरफ रह जाते हैं। जैसे वो दीवार वहाँ सामने से हटती है वो लोग गायब हो चुके होते हैं। वैंगजी बिमिंग से कहती है, अगर उन्होंने उस शॉर्टकट को ढूंढ लिया तो वो जल्दी से 9th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे और जाकर उस झंडे को उतार लेंगे।
तो हमारे जीतने का कोई चांस नहीं, हम सारी जिंदगी के लिए इनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। बिमिंग उनसे कहता है तुम सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं जब तक चैन बिमिंग यहाँ पर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसके ऊपर जो एरोस छोड़े थे उनके अंदर मेरी एसेंस है, वो जहाँ भी जाएगा मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ। गूडाओ बिमिंग से कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें अपना बॉस मानता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। अभी अभी तुमने उनको फिर से धोखा दे दिया। ब्लैक विडो उसे कहती है अभी अभी क्या तुमने नोटिस किया वी किंग तुम पर अटैक करने वाला था लेकिन उसके रेड जेड ने अटैक करने से मना कर दिया, जैसे कि रेड जेड उसे कमांड कर रहा हो, वो उसे हुक्म दे रहा हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। गूडाओ हंसते हुए बिमिंग से कहता है मुझे तो लगता है कि अभी तक वो तुम्हारी हेलुसिनेशन वाली चाल में फंसा हुआ है, उसे पता ही नहीं वो अकेले में बातें किए जा रहा है, इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बिमिंग कहता है ब्लैक विडो बिल्कुल ठीक कह रही है, जब उसने अपने रेड जेड के साथ बात की थी उस वक्त तक उसके ऊपर हेलुसिनेशन का कोई भी असर नहीं था, वो उस असर से निकल चुका था। मुझे लगता है कि उस रेड जेड के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है जो उसे कमांड कर रहा है। मुझे तो लगता है कि सारे प्लान्स के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है जो कि इन सब को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट सीन 9th फ्लोर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो फ्लैग लगा हुआ है। वी किंग लू के साथ अपने साथियों को लेकर उस सीक्रेट रास्ते से वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सब लोग उस फ्लैग को देखकर खुश हो जाते हैं कि वो फ्लैग उनके हाथ लग गया है, जबकि जैंग कहती है लगता है कि जहाँ पर और भी प्लेयर्स आ चुके हैं। वी किंग जैसे सामने की तरफ देखता है तो फैंग वू सामने चेयर के ऊपर बैठा होता है, किनशी भी उसके साथ ही खड़ा होता है। वो उन सबको वहाँ पर देखकर कहता है कंग्रेचुलेशन तुम लोग 9th फ्लोर तक पहुँच चुके हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी फैमिली के लोग यहाँ पर पहले पहुँच गए हैं और 1 घंटा पूरा हो चुका है। हम लोगों ने इस फ्लैग को पहले से सिक्योर कर लिया है और इस गेम के रूल्स के मुताबिक जो भी इस फ्लैग को पहले उतारेगा बाकी के सारे लोग उसके गुलाम बन जाएंगे और आज से और अभी से इस गेम में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो सारे हमारे गुलाम हैं। ये बात सुनते ही वी किंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और शेंग के साथ उस शॉर्टकट के रास्ते से 9th फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां से उन्हें वो झंडा मिलने वाला है, लेकिन वहां पर फैंग वू पहले से मौजूद होता है और वो उन्हें कहते हैं क्योंकि हम लोग जहाँ पर पहले आए हैं तो इसलिए ये झंडा भी हमारा है और इस गेम के रूल के मुताबिक जो भी जहाँ पर पहले आकर झंडे को उतार लेगा वही इस टावर का विनर होगा और बाकी के सारे उसके गुलाम बन जाएंगे। ये बात सुनने के बाद वी किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वी किंग के साथ जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं क्या हम लोग वाकई में हार चुके हैं, क्या हमें अब बाकी की सारी जिंदगी फैंग फैमिली का गुलाम बनकर रहना होगा। जबकि वी किंग हंसना शुरू कर देता है। वी टियानु से कहता है ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम इस बात पर हंस क्यों रहे हो। वी किंग फैंग वू से कहता है मुझे पहले से पता था कि तुम इस टावर की गेम में कोई ना कोई गंदी ट्रिक जरूर यूज करोगे। वी किंग लू को गले से पकड़ लेता है और कहता है तुमने इस अपने बकरे को पीछे छोड़ दिया ताकि हम सबको ऐसा लगे कि तुम सब लोग भी इस गेम में हिस्सा लेकर गेम को खेल रहे हो और तुम सब लोग अलग अलग हो। हालांकि तुम्हारे पास पहले से मैप मौजूद था और तुम इस शॉर्टकट के रास्ते से 9th फ्लोर पर पहले पहुंच आए और इस पर आकर इस फ्लैग पर कब्जा कर लिया जो कि तुमने पहले से सेटअप किया हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पास फिनिक्स सिटी की पावर है। अगर बाकी सबको इस बारे में पता चल भी जाता है कि तुमने इस गेम में चीटिंग की है और तुम किसी शॉर्टकट के रास्ते से यहाँ पर पहुँचे हो, फिर भी कोई तुम्हारे सामने जुबान नहीं खोलेगा क्योंकि वो सारे लोग तुमसे डरते हैं। फैंग वू उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा होशियार हो, तुमने तो हमें एक्सपोज कर दिया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने चीटिंग की है, वैसे भी रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हम लोग चीटिंग नहीं कर सकते। मैंने कभी इस तरह का रूल कोई बनाया ही नहीं। ये तो तुम सब लोगों की गलती है कि तुम सब लोग ईमानदारी से इस गेम को खेल रहे थे। फैंग वू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अब तुम सब लोग हार चुके हो क्योंकि तुम सब लोगों ने डीमन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किए हैं। रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल हैं। अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। अब जल्दी से मेरे सोल्जर लू का गला छोड़ दो और मेरे सामने घुटने टेक दो और मेरे सामने माफी की भीख मांगो, शायद मुझे तुम लोगों पर तरस आ जाए और मैं तुम सबको छोड़ दूं। वी किंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने माफी की भीख मांगूंगा, तुम हो कौन। और साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वी किंग उसे कहता है मुझे पता है कि यहाँ पर डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर टाइम जरा अलग तरीके से चलता है। अगर बाहर के 10 दिन हो तो अंदर का सिर्फ 1 दिन बनता है और हमें इस टावर में आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो इसका मतलब अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अभी भी इस फ्लैग को हासिल कर लेता हूँ, यानी कि मैं तुम लोगों से इस फ्लैग को छीन लेता हूँ, तो इस गेम का विनर मैं हूँगा। लेकिन जैसे वी किंग उसके करीब पहुँचता है वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि फैंग वू अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी एनर्जी से एक बड़ा सा टाइगर बना लेता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है और वी किंग पीछे की तरफ गिर जाता है। वी किंग और उसके सारे साथी उसकी स्पिरिट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो एम्पायर की 8 डीमन स्पिरिट होती है। वी किंग फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ एक चीटर हो, लेकिन तुम्हारे पास तो फाइटिंग एबिलिटीज भी है, तुम्हारे पास यहाँ तक एक स्पेशल स्पिरिट भी है। लगता
लगता है कि लास्ट टाइम के मुकाबले में तुमने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। चलो फिर देखते हैं कि तुमने कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है और तुम पहले से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। नेक्स्ट सीन उस कासल के बाहर का दिखाते हैं। बिमिंग और उसकी टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। बिमिंग उन सब से कहता है वो सारे लोग इसी कासल के अंदर है, यही 9th फ्लोर है। गूडाओ बिमिंग से कहता है बॉस क्या होगा अगर ये कोई ट्रिक हुई, अगर हम लोग किसी चाल में फंस गए तो क्या होगा। बिमिंग उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये कोई चाल हो, हम लोग यहाँ पर झंडे को लेने के लिए आए हैं और हम वो लेकर रहेंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। फिर वो सारे लोग उस कासल के अंदर चले जाते हैं। गूडाओ कहता है यहाँ तो बहुत कुछ अजीब है, मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, यहाँ पर जो ओरा है वो बहुत ज्यादा अजीब है। फिर वो सारे लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। बिमिंग कहता है हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इस दरवाजे के पार वो सारे लोग हैं। बिमिंग जैसे दरवाजे को खोलता है वो अंदर का सीन देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। गूडाओ भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स की लाशें पड़ी होती हैं जबकि थ्रोन एम्प्टी होता है। वो सारे उन सारी लाशों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं आज यहाँ पर क्या हुआ होगा। ब्लैक विडो उन लाशों की तरफ देखकर कहती है इन सबको तो किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। जबकि बिमिंग उस रूम में आने के बाद किसी खास चीज को ढूंढ रहा होता है और कहता है जैसे ही वो चीज मेरे हाथ में लग जाएगी मैं इस गैम्बलिंग फाइट को बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे पहले उसे ढूंढना होगा, मुझे महसूस हो रहा है वो यहीं पर करीब है। उसी वक्त स्नोबॉल उसे ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहती है चिरप चिरप, यानी कि वो चीज ऊपर की तरफ है। बिमिंग उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो वहाँ ऊपर है। स्नोबॉल उसे फिर से चिरप चिरप कहकर कुछ कहती है। बिमिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है जाओ और जाकर उसे ले आओ। स्नोबॉल फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। गूडाओ जो कि चलता हुआ आगे की तरफ चला जाता है, वो जैसे एक पिलर से आगे बढ़ता है वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं पर पिलर के साथ ही छुप जाता है। फिर वो बिमिंग से कहता है बॉस यहाँ पर जल्दी से आओ, यहाँ पर कुछ खास है। बिमिंग उसके साथ आकर पिलर के साथ छुप जाता है और वो दोनों छुप कर देखते हैं। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो सामने फेंगवू जख्मी हालत में बैठा होता है जबकि वी टियान के हाथ में झंडा होता है और वी किंग उसके सामने खड़ा होता है। गूडाओ बिमिंग से कहता है ये तो वी किंग है और वो पिंपल के फेस वाले ने अपने हाथ में झंडा पकड़ रखा है। ब्लैक विडो भी आ जाती है और उनसे कहती है क्या ये सब लोग यहाँ पर झंडे के लिए फाइट कर रहे हैं। बिमिंग उसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, हमें तो बस एक अच्छा शो देखने को मिल रहा है, चलो आराम से देखो। वी किंग फेंगवू से कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम फिर से हार चुके हो, तुम्हारे पास जितनी भी ट्रिक्स थी तुमने सारी यूज कर ली लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सके। चलो अब जल्दी से वो सब कुछ करो जो तुमने मुझसे करने का कहा था, मेरे सामने अपना माथा रगड़ो और मुझसे माफी की भीख मांगो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। उसी वक्त बिमिंग आगे बढ़ता है। वो सारे पीछे की तरफ देखते हैं। वी टियान अपने भाई से कहता है ये तो वही लड़का है चैन बिमिंग, ये फिर से आ गया। जबकि फेंगवू भी सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इन सब लोगों ने भी शॉर्टकट लिया है इसीलिए ये यहाँ पर इतनी जल्दी पहुँच गए हैं। वी किंग बिमिंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है इस लड़के के साथ फाइट करने से सिर्फ मेरी एनर्जी ही जाया होगी, इसलिए मुझे इससे फाइट नहीं करनी, जितनी जल्दी हो सके मुझे इस डीमन रिफाइनिंग टावर पर कब्जा करना होगा। वी किंग फेंगवू से कहता है चलो जल्दी करो और इस डीमन रिफाइनिंग टावर को मेरे हवाले कर दो। फेंगवू हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये डीमन रिफाइनिंग टावर इतनी आसानी से दे दूंगा, दिन में सपना देखना छोड़ दो। उसी वक्त लू और जैंग दोनों ही उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वी किंग उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और वो अपनी रेड जेड की पावर को रिलीज करता है जिससे वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वी किंग उन सब से कहता है ये डीमन रिफाइनिंग टावर आज मेरे हाथ लगने वाला है, इनमें से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि मेरी एब्सोल्यूट पावर के सामने टिक पाए। मेरी रेड जेड की पावर बहुत ज्यादा है, तुम्हारी कोई भी टेक्निक मेरे सामने काम नहीं आएगी। किंजी आगे बढ़ता है और फेंगवू को उठाते हुए कहता है ये रेड स्पिरिट जेड ये तो हीवनली डीमन सिटी का सबसे बेस्ट हॉरिक्रूक्स है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है इसलिए हमारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। लू और जैंग भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गूडाओ बिमिंग से कहता है बॉस ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो रेड जेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि वो जैंग भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रही क्योंकि जैंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिमिंग गूडाओ से कहता है हाँ तुम्हारी बात ठीक है, वो एक बहुत ही पावरफुल हॉरिक्रूक्स है, अगर वो इस हॉरिक्रूक्स को यूज करते हुए किसी को मारता नहीं तो इस तरह के हॉरिक्रूक्स को अपने पास रखने का फायदा ही क्या है। साथ ही बिमिंग सोच रहा होता है हालांकि मुझे इस हॉरिक्रूक्स से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस ये देखना है कि स्नोबॉल को जल्दी से जल्दी वो चीज मिल जाए जिसे ढूंढने के लिए मैंने उसे भेजा है। मुझे इतना तो पता है कि वो डीमन रिफाइनिंग टावर के टॉप पर थी, मेरी पास्ट लाइफ में मैंने उसको हासिल करने की कोशिश की थी लेकिन मैं नाकाम रहा था, लेकिन इस बार मैं उसे जरूर हासिल करूंगा। और यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो पीछे से आता है और कहता है हीवनली डीमन सिटी का यंग मास्टर रेड स्पिरिट जेड का यूज कर रहा है और उसे लगता है कि उसके हाथ में एक रेड जेड लग गया है तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर ये बात बाहर फैल गई तीनों बड़े शहरों में तो हीवनली डीमन सिटी का तो नाम खराब हो जाएगा। वो सारे लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे एक बूढ़े मास्टर खड़े होते हैं जो कि फैंग फैमिली के थर्ड ग्रैंडफादर हैं। किंजी थर्ड ग्रैंडफादर को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जबकि फेंगवू भी उन्हें अपना ग्रैंड अंकल कह रहा होता है। गूडाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ब्लैक विडो से कहता है
लेकिन ये वाले अंकल, ये ग्रैंडफादर, ये तो फैंग फैमिली से नहीं है, ये तो इनके ससुराल से है, तो फिर इनका नाम फैंग क्यों है? वैंगजी गुडाओ से कहती है, ये फैंग फैमिली का एक रूल है, अगर तुम्हारी फैंग फैमिली में शादी होती है तो तुम्हारी फैमिली का चाहे कोई भी नाम हो, तुम्हें फैंग फैमिली का नाम ही मिलता है। यानी कि अगर तुम्हारा नाम गुडाओ है तो अगर तुम्हारी शादी इनकी फैमिली में होती है तो तुम्हारा नाम फैंग डाओ हो जाएगा। गुडाओ से कहता है, अच्छा तो इसका मतलब अगर मेरी शादी इनकी फैमिली में होती है तो मेरा नाम चेंज हो जाएगा। वहीं पर जाओ किंग और ब्लैक विडो भी खड़ी होती है। गुडाओ मजाक उड़ाने के लिए उन दोनों से कहता है, अगर जाओ किंग की शादी बिमिंग से हो जाती है तो इसका नाम चैन जाओ किंग हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक विडो बेचारी ये पीछे रह जाएगी तो इसका नाम विडो चैन रह जाएगा, यानी कि चैन फैमिली की विधवा। ब्लैक विडो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि वो स्पाइडर डीमन उसे पीछे से पकड़ लेती है। ब्लैक विडो से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे एक विधवा कह रहे हो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। जबकि वैंगजी उनकी बातें सुनने के बाद अपने साथ भी उसका नाम लगा रही होती है। वो कहती है, चैनजी सुनने में कितना ज्यादा अच्छा लगता है। जबकि बिमिंग दूर खड़ा उन सब की बातें सुन रहा होता है और कहता है, पता नहीं ये सब लोग अब क्या बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ पर अपना ही ड्रामा लगा लिया है। वीटियान अपने भाई से कहता है, थर्ड ग्रैंडफादर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो फीनिक्स सिटी के वॉरियर्स में आते हैं, मुझे लगता है कि इनका पावर लेवल इस वक्त एम्परर लेवल पर है, यानी कि ये इस वक्त एम्परर हंटर रैंक पे हैं। वीकिंग अपने भाई से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भाई के हाथ में कुछ ऐसा है जो कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए टेंशन मत लो। जब तक मेरे हाथ में ये रेड जेड है तब तक ये डीमन रिफाइनिंग टावर को मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। फैंग वो आगे बढ़ता है और अपने अंकल से कुछ कहने लगता है। उसके अंकल उसे कहते हैं, बस करो, मुझे पहले से पता है तुम क्या कहने वाले हो, जरा अपनी हालत की तरफ देखो। मैंने तुम्हें हमेशा से कहा है कि पावर पर ज्यादा फोकस करो, लेकिन तुम इस तरह की गंदी ट्रिक्स को इस्तेमाल करके सब कुछ हासिल करना चाहते हो, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं मिलता, हमेशा पावर ही काम आती है। लेकिन शुक्र करो कि तुम्हारे डैड को इस बारे में पता था कि तुम क्या करने के लिए जा रहे हो, उन्हें पता था कि तुम स्टार सिटी आ रहे हो, इसीलिए उन्होंने स्टार अलायंस वालों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर नजर रखने के लिए भेज दिया। अगर मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचता तो ये डीमन रिफाइनिंग टावर तुमने खो देना था और ये डीमन सिटी वालों के पास चला जाता। फैंग वो उनसे कहता है, तो क्या आपको यहाँ पर मेरे फादर ने भेजा है? वो उसे कहते हैं, हाँ तुम्हारे फादर ने भेजा है, ये सारी बात मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, पहले मुझे यहाँ पर मौजूद इन सारे कीड़े मकोड़ों से निपट लेने दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। वैंगजी आगे बढ़ती है और बिमिंग से कहती है, यंग मास्टर चैन अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर तो एक एम्परर रैंक का हंटर आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जबकि बिमिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मैं तो बस स्नोबॉल का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो चीज ढूंढकर वापस आएगी, मुझे उस चीज का बड़ी शिद्दत से इंतजार है। जब तक स्नोबॉल वापस नहीं आ जाती तब तक हम लोग डायरेक्टली फाइट स्टार्ट नहीं कर सकते, यहीं पर खड़े होकर देखते हैं कि क्या बनता है, पहले इन दोनों को आपस में फाइट करने दो। आती वो इधर उधर देखता है और कहता है, स्नोबॉल जल्दी करो उस चीज को ढूंढ लाओ। और थर्ड ग्रैंडफादर के दरमियान में फाइट स्टार्ट होने वाली है, जबकि वैंगजी बिमिंग से कहती है, हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ग्रैंडफादर तो एम्परर रैंक की हंटर है, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जबकि बिमिंग अपनी स्नोबॉल को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ से कोई चीज चाहिए जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। वीकिंग मास्टर फैंग के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैंने अपने डीमन सिटी में भी आपकी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है कि थर्ड एल्डर बहुत ज्यादा महान है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, इसीलिए मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। और साथ ही वो थर्ड एल्डर से हंसते हुए कहता है, लेकिन आज तो आपने हम दोनों के बिजनेस में अपनी नाक अड़ाई है, हम दोनों लड़के आपस में फाइट कर रहे हैं, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं बनता कि आकर हमारे दरमियान में फाइट करें। आपको नहीं लगता कि जितना आपके पास हायर रैंक है उतना ही लोग आपका ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। थर्ड एल्डर वीकिंग से कहते हैं, तुम यहाँ पर रेड स्पिरिट जेड लेकर आए हो जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हॉरिक्रूक्स है, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम दोनों की फाइट में ना घुसूं। हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मेरे साथ वापस फीनिक्स सिटी में चलो और हमारे गुलाम बन जाओ, या फिर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है, यहीं पर मारे जाओ, चलो जल्दी से चूज करो। वीकिंग जल्दी से अपने रेड स्पिरिट जेड की पावर की रिलीज करते हुए कहता है, मैंने चूज कर लिया, मैं तुम्हें मारूंगा। थर्ड एल्डर भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रेड जेड मुझे मार सकता है? थर्ड एल्डर उसे कहते हैं, मुझे भी अपनी फुल पावर को रिलीज करना होगा क्योंकि तुम्हारे डीमन सिटी में रेड स्पिरिट जेड सबसे बेहतरीन हॉरिक्रूक समझा जाता है और सबसे पावरफुल भी, इसलिए मुझे भी अपनी फुल पावर यूज करनी होगी। थर्ड एल्डर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पास एक बड़ा सा हाथ बना लेते हैं और वो अपने बड़े से हाथ को वीकिंग की तरफ आगे भेजते हैं और कहते हैं, मुझे ये रेड स्पिरिट जेड चाहिए, आज मैं तुमसे ये छीन लूंगा। वीकिंग उनसे कहता है, अगर आपको मेरा रेड स्पिरिट जेड चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ, और साथ ही वो पावर्स के साथ अपने रेड स्पिरिट जेड को उनके हाथ की तरफ आगे भेज देता है। थर्ड एल्डर उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता
है तुम्हारा ये जेड मेरे हाथ को रोक पाएगा। जबकि वी किंग भी आगे से हंसता है और कहता है लगता है कि आपने मेरी रेड जेड की पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और साथ ही वो पावर लगाते हुए उस रेड जेड को ऑर्डर देता है। वो उसके हाथ को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे मास्टर की तरफ जाता है। मास्टर नीचे खड़े होते हैं जबकि वो रेड जेड उनके ऊपर आकर गिरता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। फेंग वू भागता हुआ अपने अंकल की तरफ जाने लगता है। किंजी उसे वहीं पर रोक लेता है और कहता है तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर बहुत सा खतरा है। गुडाओ बिमिंग से कहता है एक एम्परर रैंक का हंटर इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। जबकि बिमिंग सोच रहा होता है क्या वाकई में वो बूढ़ा हंटर हार चुका है या फिर अभी नहीं। वी किंग भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक एम्परर लेवल के हंटर हो, मेरे रेड स्पिरिट जेड के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। वी टियान अपने भाई से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, तुमने बहुत ही अच्छा किया। लेकिन सामने धूल में से आवाज आती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं एक बच्चे से हारने की कगार पर पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही सामने से धुआं हटता है मास्टर सामने खड़े होते हैं और उनके हाथ में रेड स्पिरिट जेड होता है जिसे वो खुद कंट्रोल कर रही होती है। मास्टर कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है कि अब ये रेड जेड मेरे हाथ में है। वी किंग भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मेरे रेड स्पिरिट जेड से इसने डायरेक्टली हिट खाई है लेकिन फिर भी ये अभी तक बिल्कुल ठीक है। वी किंग चिल्लाते हुए ग्रैंडफादर से कहता है जल्दी से मेरे रेड स्पिरिट जेड को वापस कर दो, ये मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है। और साथ ही वो भी अपनी फैमिली के स्पेशल मूव को यूज करते हुए अपना एक बड़ा सा कॉफिन बना लेता है और उस कॉफिन को मास्टर के ऊपर गिरा देता है। लेकिन मास्टर उसे अपने एक ही हाथ से रोक लेते हैं और कहते हैं हालांकि जो कॉफिन बहुत ही अच्छे मटेरियल से बना है लेकिन मेरे जैसे मास्टर के सामने ये कुछ भी नहीं है। थर्ड एल्डर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस कॉफिन के अंदर अपनी पावर्स को इम्ब्यूट करते हैं जिससे वो कॉफिन वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वी किंग से देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है। थर्ड एल्डर उसे कहते हैं चलो अब देखते हैं तुम्हारे ह्यूमन और डीमन सिटी के लोग मेरे सामने कब तक टिक पाते हैं, अब जबकि तुम्हारे पास रेड स्पिरिट जेड भी नहीं है। रेड स्पिरिट जेड जो कि मास्टर ने अपने हाथ में पकड़ रखा होता है वो रेजिस्ट कर रहा होता है, यानी कि वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। मास्टर कहते हैं पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे ये जिंदा है। और साथ ही वो रेड स्पिरिट जेड उड़ते हुए मास्टर के चेहरे पर लगता है जिससे मास्टर फेंग नीचे गिर जाते हैं। बिमिंग और गुडाओ भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। वो रेड स्पिरिट जेड और भी ज्यादा चमकना शुरू कर जाता है। जब वो बहुत ज्यादा चमकता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और जैसे ही वो एनर्जी निकलती है उससे एक इंसान बन जाता है। उस जेड के अंदर से एक बूढ़ा हंटर निकलता है जो कि मास्टर फेंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह डीमनली सिटी के लोगों को मार सकते हो? इस रेड स्पिरिट जेड की मदद के बिना भी हमारी डीमन सिटी के लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो तुम्हें हरा सकते हैं। उस बूढ़े हंटर का नाम जनरल वी होता है जो कि वी किंग के दादाजी हैं। एल्डर फेंग उसे देखते पहचान जाते हैं और कहते हैं तुम तो जनरल वी हो, डीमन सिटी के पुराने सिटी लॉर्ड, लेकिन स्टार अलायंस वाले तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, तुम स्टार अलायंस में वांटेड हो, फिर भी तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की? ब्लैक विडो स्टार अलायंस का नाम सुनकर चौंक जाती है और कहती है ये स्टार अलायंस, जहाँ भी जाती हूँ वहीं पर स्टार अलायंस का नाम आ जाता है। जबकि विमिंग सोच रहा होता है थर्ड एल्डर को स्टार अलायंस के बारे में पता है और जनरल वी को भी स्टार अलायंस के बारे में पता है। अगर हम इन लोगों की बातें सुनते हैं तो लगता है कि हमें और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है स्टार अलायंस के बारे में। वी टियान बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने भाई से कहता है वो देखो ये तो हमारे ग्रैंडफादर वी हैं, इसका मतलब वो शुरू से ही रेड स्पिरिट जेड के अंदर थे और हमारी हेल्प कर रहे थे। वी किंग से कहता है हाँ मुझे ये बात पहले से पता थी, वहाँ पर डेजर्ट के अंदर अगर ग्रैंडफादर ने मुझे रोका नहीं होता तो उस वक्त मैंने इस जन बिमिंग को मार देना था। जनरल वी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे तो नहीं लगा था कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी लोगों को मैं याद हूँगा। थर्ड एल्डर उसे कहता है तुम अपने वक्त में बहुत ज्यादा मशहूर थे, ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। तुमने स्टार अलायंस के एक मेंबर को मार डाला था सिर्फ एक हॉरिक्रूस के लिए और 10 साल तक अपनी मौत का नाटक किया। लेकिन मैं श्योर हूँ अगर स्टार अलायंस वालों को इस बारे में पता चल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ह्यूमनली डीमन सिटी वाले बच पाएंगे। स्टार अलायंस वाले तुम सब पर अटैक करें और सारे के सारे डीमन सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जनरल वी मास्टर फेंग से कहते हैं तुम तो वाकई में स्टार अलायंस के कुत्ते हो, उनसे बहुत ज्यादा वफादार हो, हालांकि तुम यहाँ पर मरने वाली हो फिर भी उनको रिपोर्ट करने की बात कर रहे हो। मास्टर फेंग उसे कहते हैं ये तो वक्त बताएगा कि हम में से कौन मरने वाला है और कौन रिपोर्ट करेगा। मैं और तुम हम दोनों ही एम्परर रैंक के हंटर्स हैं और हम दोनों की पावर्स तकरीबन सेम है, इसलिए अगर हम लोग फाइट करते हैं तो फिर देखते हैं कौन जीतेगा। साथ ही मास्टर फेंग अपनी पावर्स को रिलीज कर देते हैं। जनरल वी से कहता है चलो फिर ठीक है हम दोनों फाइट करते हैं और देखते हैं हम में से कौन जीता है। और साथ ही जनरल वी भी अपनी पावर्स को रिलीज कर देते हैं। वो दोनों जैसे ही आपस में फाइट करने लगते हैं उसी वक्त पीछे से आवाज आती है रुको। बिमिंग उन दोनों से कहता है जरा रुको। वो दोनों पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे बिमिंग खड़ा होता है। बिमिंग उन दोनों से कहता है मेरा नाम चेन बिमिंग है, मैं तुम दोनों सीनियर से कुछ पूछना चाहता हूँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद जितना चाहे उतना फाइट कर लेना। गुडाओ और ब्लैक विडो भी बिमिंग की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि अब ये क्या करने वाला है। मास्टर फेंग कहते हैं ये चेन बिमिंग कौन है? उसी वक्त किंजी आके बढ़ता है और कहता है ग्रैंडफादर आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, ये लड़का बहुत ज्यादा होशियार और स्ट्रॉन्ग है। जब ये एक हाई रैंक का हंटर था तब इसने मेरे बहुत सारे गार्ड्स को मार डाला था और वो सारे तब वार लेवल के हंटर थे।
थे। मुझे नहीं पता पर कैसे इसने सिर्फ कुछ ही दिनों में अपने आप को लेवल अप कर लिया है। अब ये वार जनरल रैंक पर पहुंच चुका है। जनरल फैंग बिमिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या इस तरह का भी कोई हंटर होता है जो कि सिर्फ कुछ ही दिनों में हाई रैंक को पार करते हुए एक वार रैंक का हंटर बन चुका है। वी टियान भी आगे बढ़ता है और अपने दादाजी से कहता है, दादाजी आपको बहुत ही एहतियात करना होगी, ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेजर्ट के अंदर इसने एक ऐसी टेक्निक यूज की थी, हमारे ब्रदर वी किंग भी इसका सामना नहीं कर पाए थे। जबकि बिमिंग उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो दोनों ही मास्टर बिमिंग को घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या हास है। मास्टर फैंग बिमिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने अपनी हाई रैंक पर होने के बावजूद वार जनरल रैंक के कुछ हंटर्स को मार दिया और अब ये लेवल अप होकर वार जनरल रैंक तक पहुंच चुका है। वाकई में ये लड़का तो बहुत ही कमाल का है। लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहते हैं, मैं अपने एम्परर रैंक पर हूँ। एम्परर रैंक के हंटर को हराना इतना भी आसान नहीं है। इस लड़के के लिए मुझे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जबकि मास्टर व्यूज की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, इस लड़के को देखकर लगता है इस लड़की के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर मैं इस लड़के को मना लेता हूँ अपने हेवनली डीमन सिटी में ले जाने के लिए, क्या पता ये हमारे डीमन सिटी को ज्वाइन कर ले और उसके बाद हम इसकी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए हेवनली फीनिक्स सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सबसे पहले मास्टर फैंग आगे बढ़ते हैं और बिमिंग से कहते हैं, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम वार जनरल रैंक पर पहुंच गए हो तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो। हमारे फीनिक्स सिटी में बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो कि वार जनरल रैंक पर हैं, लेकिन वो सारे हमारे गुलाम हैं। जनरल वी बिमिंग से कहते हैं, तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। दो एल्डर्स के दरमियान में जब फाइट होने वाली थी तुमने फाइट को रोक दिया और बीच में अपनी नाक घुसा दी। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारी बात सुनेंगे? जबकि बिमिंग उन दोनों की तरफ देखकर सोच रहा होता है, मुझे लगा ही था कि ये दोनों बूढ़े इतनी आसानी से नहीं मानेंगे और जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो नहीं देंगे। बिमिंग कहता है, मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, स्नोबॉल अभी तक वापस नहीं आई, मुझे लगता है कि मुझे तब तक इनके साथ फाइट ही करना होगी। उसी वक्त ऊपर की दीवार टूटती है। वो सारे हंटर्स ऊपर की तरफ देखते हैं कि अब ऊपर से कौन आ गया। ऊपर दिखाते हैं, ऊपर स्नोबॉल खड़ी होती है और उसके हाथ में एक छोटा सा क्रिस्टल होता है। स्नोबॉल चिरुप चिरुप करते हुए सीधे बिमिंग के हाथों में आ जाती है। बिमिंग में उस क्रिस्टल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मास्टर फैंग और जनरल भी उसके हाथ में उस क्रिस्टल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये क्रिस्टल किस लिए है। जबकि फैंगवू को पता होता है। फैंगवू चिल्लाकर उन दोनों से कहता है, ये क्रिस्टल इस डीमन रिफाइनिंग टावर का हार्ट है, जिसके पास ये होगा ये डीमन रिफाइनिंग टावर उसका होगा। वी किंग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिमिंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ये डीमन रिफाइनिंग टावर मेरा है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। जबकि वी टियान उसे पकड़ लेता है और कहता है, शांत हो जाओ, हमारे ग्रैंडपा को सारी बात संभालने दो। ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हैं, यानी जनरल वी आगे बढ़ते हैं और बिमिंग से कहते हैं, बच्चे अगर तुम ये हार्ट मुझे दे देते हो इस डीमन रिफाइनिंग टावर का, तो मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें स्टार अलायंस के बारे में चाहिए। और इसके अलावा मैं अपने डीमन सिटी के रूल्स को भी चेंज कर सकता हूँ और तुम्हें सेकंड इन कमांड बना सकता हूँ अपने डीमन सिटी का। बिमिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, क्या वाकई में तुम मुझे अपने डीमन सिटी का सेकंड इन कमांड बना सकते हो? उसी वक्त मास्टर फैंग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जरा रुको, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। जैसे कि तुम्हें पहले से पता है कि ये डीमन रिफाइनिंग टावर फैंग फैमिली का हिस्सा है, फैंग फैमिली की प्रॉपर्टी है। अगर तुम इस डीमन रिफाइनिंग टावर के हार्ट को हमें वापस कर देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें स्टार अलायंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और इसके अलावा हमारे दरमियान जो कुछ भी है हम उस सबको भूल जाएंगे और हम स्टार सिटी को छोड़कर वापस चले जाएंगे। और इसके अलावा तुम्हें फीनिक्स सिटी से जो कुछ भी चाहिए होगा वो हम तुम्हें देंगे। बिमिंग मास्टर से कहता है, क्या वाकई में जो कुछ मुझे चाहिए वो आप मुझे देंगे? लेकिन साथ ही वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों की ऑफर्स तो बहुत ज्यादा अच्छी है। डीमन सिटी और फीनिक्स सिटी दोनों ने बहुत ही अच्छी ऑफर्स दी हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे तुम दोनों की ऑफर्स मंजूर नहीं है। वो उनसे कहता है, मैं तुम दोनों को मना कर रहा हूँ। और साथ ही वो उस क्रिस्टल को रिफाइन करना शुरू कर देता है और यही शुरू कर देता है। दोनों मास्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बिमिंग उनसे कहता है, अब जबकि ये क्रिस्टल मेरे पास है और मैं इस टावर को अपने लिए रख सकता हूँ, तो मैं तुम दोनों को क्यों दूंगा? बिमिंग जैसे उस क्रिस्टल में अपनी पावर्स को इम्ब्यूट करता है तो उसके अंदर से फैंग फैमिली का बड़ा सा सिंबल निकलता है एनर्जी की फॉर्म में। फैंग वो थर्ड एल्डर से कहता है, थर्ड एल्डर वहाँ पर देखे, वो सिंबल हमारी फैमिली का है। लगता है कि मेरे फादर ने उस सिंबल को यहाँ पर छोड़ा था। अगर एक बार ये सिंबल टूट गया तो उसके बाद ये फैंग फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं रहेगा और इस लड़के ने अगर इसके ऊपर अपना सिंबल छोड़ दिया तो इसका मतलब ये चैन फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। ये टावर बिमिंग का हो जाएगा और वो कम्प्लीटली इसका मालिक बन जाएगा और वो अपनी मर्जी से इस डीमन रिफाइनिंग टावर को कंट्रोल कर सकता है। मास्टर फैंग जनरल वी से कहते हैं, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें, पहले इस लड़के से निमट लेते हैं, उसके बाद हम दोनों अपने मसले को निपटा लेंगे। जनरल वी उनकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं, जबकि बिमिंग अभी भी रिफाइनिंग को कंप्लीट कर रहा होता है। बिमिंग अपनी ढेर सारी एनर्जी को रिलीज करता है जो कि सीधी जाकर उस सिंबल के अंदर इम्ब्यूट हो जाती है। फैंगवू कहता है, ये तो हमारे फैमिली सिंबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बिमिंग अपने पास से फॉक्स फैंटम्स को भी निकालता है जो कि उसे उस फॉक्स डीमन से मिली थी। वो सारे फॉक्स फैंटम्स ऊपर की तरफ जाते हैं और जाकर उस सिंबल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो
सारे ये देखकर भोसदा हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की के पास तो फॉक्स फैंटम्स भी हैं। धमाके के बाद दिखाते हैं कि बिमिंग ने उस क्रिस्टल को रिफाइन कर लिया होता है, यानी कि अब डीमन रिफाइनिंग टावर बिमिंग का है। वी किंग भी अपने ग्रैंडफादर से कहता है, ग्रैंडफादर अब हम लोग क्या करेंगे, इस लड़के ने तो डीमन रिफाइनिंग टावर को रिफाइन कर लिया है, अब ये डीमन रिफाइनिंग टावर इसकी प्रॉपर्टी है। ग्रैंडफादर वी किंग से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हालांकि उसके पास डीमन रिफाइनिंग टावर है, लेकिन फिर भी वो भी बहुत चैनल रैंक पर है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एम्परर लेवल के हंटर्स का वो सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ ही जनरल वी ये भी सोच रहे होते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने उस सिंबल को इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि फीनिक्स सिटी के सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर ने बनाया है। मास्टर फैंग चिल्लाते हुए बिमिंग से कहते हैं, तुम बंदर कहीं के, जल्दी से ये डीमन रिफाइनिंग टावर का हार्ट मुझे वापस करो। बिमिंग मास्टर फैंग से कहता है, कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अब सठिया गए हैं, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, इस डीमन रिफाइनिंग टावर के ऊपर चैन फैमिली का सिंबल है, इसका मतलब ये चैन फैमिली का हो गया। मेरा दिमाग तो नहीं खराब कि मैं चैन फैमिली की किसी चीज को आपको दे दूं। मास्टर फैंग से कहते हैं, मजाक करना बंद करो और जल्दी से इस हार्ट को मुझे वापस दे दो, क्योंकि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि तुम एक वार चैनल रैंक के हंटर हो, जबकि मैं एक एम्परर लेवल का हंटर हूँ। तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे, अगर तुम मुझसे फाइट करते हो तो तुम मारे जाओगे। अगर तुम्हें एक दर्दनाक मौत नहीं चाहिए तो जल्दी से इस डीमन रिफाइनिंग टावर को वापस कर दो। बिमिंग मास्टर फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, डीमन एम्परर रैंक में होना, क्या तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा महानता वाला काम है? अगर तुम इतनी ज्यादा महान हंटर हो तो इस क्रिस्टल से कहो कि ये तुम्हारा हो जाए, क्या ये तुम्हारी बात सुनता है? मास्टर फैंग बिमिंग की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मास्टर अपनी बैटल स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं, जिसका नाम ओल्ड गोड डीमन एम्परर होता है, जो कि एक बड़ा सा डीमन बकरा होता है जो कि 2 टांगों पर खड़ा होता है। मास्टर फैंग अपनी डीमन स्पिरिट से कहते हैं, जाओ और जाकर इसको मार डालो, और उनकी डीमन स्पिरिट यानी कि वो बड़ा बकरा आगे की तरफ बढ़ता है। वो गोड डीमन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और बिमिंग पर अटैक करता है, वो उसे पंच मारता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। ब्लैक विडो और गुड भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन बिमिंग वहाँ पर नहीं होता। बिमिंग हटकर उसके पीछे चला जाता है। बिमिंग अपने स्पेशल मूव शैडो एक्सिक्यूशन मूव को यूज करता है और एक स्लैश लगाता है। अपने स्पेशल मूव की मदद से वो उस गोड डीमन का एक सींग काट देता है, जबकि वो गोड डीमन वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। बिमिंग हंसते हुए कहता है, इस बकरी का सर तो बहुत ज्यादा हार्ड है, वरना मैंने तो सीधा इसका सर काटना था। वीटियान भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये तो एक एम्परर लेवल की डीमन स्पिरिट है, लेकिन फिर भी बिमिंग ने इसके सींग को इतनी आसानी से कैसे काट लिया? किंग भी कहता है, ये लड़का एक इंसान है या फिर एक डीमन है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, जबकि ये सिर्फ वॉर चैनल रैंक पर है। मास्टर फैंग आगे बढ़ते हैं और अपनी बैटल स्पिरिट से कहते हैं, तुम यहाँ पर खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो, क्या तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं सुने? वो गोड डीमन अपने ऑर्डर सुनने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने पास से एक फैंटम बना लेता है और उसे बिमिंग पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। वो भी सीधा जाकर बिमिंग पर अटैक करता है और वहाँ पर फिर से एक जोरदार धमाका होता है। मास्टर फैंग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, लगता है कि इस बार बिमिंग के बचने का कोई चांस नहीं, जबकि बिमिंग वहीं पर ऊपर पिलर के ऊपर चिपका होता है और कहता है, तुम्हारा ये ओल्ड डीमन ये तो बस इतना ही कर सकता है। बिमिंग ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है और अपना स्पेशल पंच वाला मूव यूज करते हुए ओल्ड डीमन गॉड को पंच मारता है। बिमिंग उस गॉड डीमन को डायरेक्ट पंच मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर फैंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जैसे वहाँ से धुआं हटता है तो वहाँ पर दिखाते हैं गॉड डीमन तो जमीन पर बेहोश पड़ा होता है, जबकि बिमिंग उसके सामने सही सलामत खड़ा होता है। मास्टर फैंग चिल्लाते हुए बिमिंग से कहते हैं, तुम तो सिर्फ एक बंदर हो जिसके हाथ में एक गॉड लेवल का वेपन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तुम मर क्यों नहीं जाते? मास्टर फैंग फिर से जनरल वी से कहते हैं, तुम बूढ़े खुसट, क्या तुम वाकई में उस लड़के को डीमन रिफाइनिंग टावर लेने दोगे? मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं। एक बार हम दोनों मिलकर इस लड़के को मार डालें, उसके बाद ये डीमन रिफाइनिंग टावर के लिए हम दोनों फाइट करेंगे, जो भी जीतेगा ये डीमन रिफाइनिंग टावर उसका हो जाएगा। जनरल वी मास्टर फैंग की बात सुनने के बाद फिर से उसे कोई जवाब नहीं देते। थोड़ी देर सोचने के बाद जनरल वी आगे बढ़ते हैं और बिमिंग से कहते हैं, लड़की जैसे कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अगर तुम वाकई में हमारा साथ देते हो और ये डीमन रिफाइनिंग टावर हमें दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अपने डीमन सिटी का सेकंड इन कमांड बना दूंगा, हमारी डील वही रहेगी। बिमिंग जनरल वी से कहता है, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है आपको डीमन रिफाइनिंग टावर देने का। हाँ, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, जब मैं इस डीमन बकरे का गोश्त बनाऊंगा तो आपके लिए इसकी एक टांग छोड़ दूंगा, आप मजे से बैठकर खा सकते हैं। ये बात सुनते ही मास्टर फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे गुस्से के साथ कहते हैं, अगर तुमने मेरे इस डीमन बकरे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि जनरल वी कहते हैं, अगर तुमने अपना माइंड सेट कर ही लिया है कि तुम ये डीमन रिफाइनिंग टावर हमें नहीं दोगे तो फिर ठीक है, तुम इसे रख सकते हो, लेकिन अब मैं इसे फोर्स को इस्तेमाल करते हुए तुमसे छीन लूंगा। और साथ ही वो वीटियान और वी किंग से कहते हैं, आगे बढ़ो और स्टार सिटी के जितने भी लोग हैं उन लोगों को फाइट में इंटरफियर करने मत देना। मास्टर फैंग भी अपने साथियों से कहते हैं, तुम लोग भी आगे बढ़ो और स्टार सिटी से कोई भी इस फाइट में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। बिमिंग उन दोनों से कहता है, तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों मिलकर मुझ पर अटैक करोगे और मैं चुपचाप यहाँ पर खड़ा रहूंगा? मैं अकेले तुम दोनों का सामना नहीं करने वाला।
अगर तुम्हें क्वांटिटी चाहिए तो मैं तुम्हें क्वांटिटी देता हूँ। और साथ ही वो डीमन रिफाइनिंग क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है। वो दोनों मास्टर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बिमिंग के सर के ऊपर बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं। वी टियान और वी किंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कहीं ये लड़का इतने सारे पोर्टल्स को ओपन करके यहाँ पर सारे बीस्ट को तो नहीं लाने वाला, क्योंकि इस डीमन रिफाइनिंग टावर में बहुत सारे पावरफुल बीस्ट भी हैं। मास्टर फैंग उन पोर्टल्स के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को महसूस करते हुए कहते हैं इस एनर्जी की पावर्स तो बहुत ज्यादा थिक है, यानी कि इसके अंदर से बहुत सारे डीमंस निकलने वाले हैं। पता नहीं कितने सारे डीमंस निकलेंगे। मास्टर फैंग वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन सब से कहते हैं किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ इस बंदर को मारना है। जैसे ही हम इस बंदर को मार डालेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डीमन रिफाइनिंग टावर इसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जनरल वी से कहते हैं जरा रुको, सब्र करो। क्या तुमने अपने इस ओल्ड गॉड डीमन की तरफ नहीं देखा? जरा इसकी हालत तो देखो। तुम्हें लगता है कि तुम इस मंकी को मार सकते हो? ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है तुम्हें इस जनरल वी से बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। मुझे लगता है कि ये अपनी ट्रू पावर्स को छुपा रहा है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिमिंग उसे कहता है ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। जबकि जनरल वी भी हंसना शुरू कर देते हैं और बिमिंग से कहते हैं मैंने तुम्हें चूज किया था, मैंने तुम्हें सेकंड कमांड बनाने का कहा था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाना होगी। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वी किंग भी कहता है ऐसा कैसे? ग्रैंडफादर अपनी स्पेशल मूव को यूज करने वाले हैं। ग्रैंडफादर भी वही कॉफिन वाला मूव यूज करते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा कॉफिन बना लेते हैं। जनरल वी की पावर क्योंकि ज्यादा है इसलिए इनका कॉफिन भी बड़ा है और उसके अंदर स्ट्रेंथ भी ज्यादा है वी किंग के मुकाबले में। और साथ ही वो अपने कॉफिन को बिमिंग के ऊपर फेंक देते हैं। बिमिंग अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए उनके कॉफिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जनरल वी उससे कहते हैं तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है जो तुम मेरे इस कॉफिन को अभी तक रोक पाए हो। जनरल वी उससे कहते हैं लेकिन सिर्फ इसको रोक कर रखना, इससे तुम्हें क्या लगता है तुम इससे बच पाओगे? और साथ ही वो कहते हैं एक्सप्लोजन, और उनका कॉफिन वहीं पर फट जाता है। बिमिंग क्योंकि उस कॉफिन के नीचे होता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ब्लैक विडो और गूडाओ दोनों ही ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि बिमिंग मर चुका है। मास्टर फैंग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो शुक्र है इस मंकी का काम खत्म हुआ। वी टियान और वी किंग वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं इस बार बिमिंग के बचने का कोई चांस नहीं। जनरल वी भी नीचे उतर आते हैं, लेकिन उसी वक्त धमाके वाली जगह से चिरप चिरप करते हुए स्नोबॉल बाहर निकलती है, जबकि बिमिंग भी वहीं पर खड़ा होता है। वी टियान चिल्लाकर कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। बिमिंग स्नोबॉल से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो मैं तो मर चुका होता। तुमने इस एक्सप्लोजन को रोकने में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। जनरल वी भी से देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं एक बैटल स्पिरिट वही करती है जो करने का उसे मास्टर कहता है, लेकिन यहाँ पर इसकी बैटल स्पिरिट इसको अपनी मर्जी से बचा रही है, यानी कि इन दोनों का तालमेल बहुत ही अच्छा है। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि इसकी बैटल स्पिरिट की स्पीशीज क्या है, ये कोई एंशिएंट बीइंग लगती है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो भरोसे के लायक भी है। जनरल वी कहते हैं मुझे इस लड़के में और ज्यादा इंटरेस्ट होती जा रही है, मैं चाहता हूँ कि ये लड़का हमारे डीमन सिटी को ज्वाइन कर ले। मुझे कोई ना कोई प्लान सोचना होगा ताकि ये मेरी ऑफर को मान ले। जबकि मास्टर फैंग को भी इस बात की समझ आ चुकी होती है कि जनरल वी बिमिंग को मारना नहीं चाहते, वो तो बस उसकी पावर्स को चेक कर रहे हैं। मास्टर फैंग कहते हैं यहाँ का ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ये लड़का भी वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। अगर जनरल वी मेरी हेल्प नहीं करता तो मुझे खुद ही इस लड़के को मारना होगा, इससे पहले कि ये लड़का हम सबको यहीं पर मार डाले। मास्टर फैंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जबकि जनरल वी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि ये बूढ़ा खूसर अपनी फुल पावर को यूज करने वाला है फाइट करने के लिए। लेकिन उसी वक्त एक पोर्टल के अंदर से डीमन फॉक्स बाहर निकलता है, वो बूढ़ा डीमन फॉक्स। बिमिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है ब्रदर फॉक्स तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि मास्टर फैंग उसकी तरफ देखकर कहते हैं ये सारे डीमंस तो निकलना भी शुरू हो गए, अगर हमने जल्दी ही इनका कुछ नहीं किया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। गूडा और ब्लैक विडो बूढ़े फॉक्स को वहाँ पर देखकर जरा भी खुश नहीं होते। गूडा से कहता है तो तुम अभी तक जिंदा हो? ब्लैक विडो कहती है हाँ मुझे भी लगा था ये अब तक मर चुका होगा। बूढ़ा फॉक्स चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों इतनी शिद्दत से चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? तुम लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हो। फिर वो बूढ़ा फॉक्स उन सारे मास्टर्स को धमकी देते हुए कहता है अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इसलिए तुम सब लोगों को इस बात की इजाजत नहीं है कि तुम इस लड़के के एक बाल को भी छुओ, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। जनरल भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये दोनों तो आपस में भाई हैं। देखो तो जरा एक इंसान एक डीमन का ब्रदर बन चुका है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। मास्टर फैंग उसे कहते हैं इसीलिए तो तुमसे कहा था कि जल्दी से इसको मार डालो, इसने तो डीमंस को भी अपना भाई बना लिया है, अब जल्दी से इसे मार डालते हैं वरना फ्यूचर में पता नहीं ये और क्या क्या करेगा। लेकिन अभी तक ज्यादा देर नहीं हुई, हम दोनों मिलकर इन दोनों का सामना कर सकते हैं। तुम इस लड़के बिमिंग को संभालो जबकि मैं इस डीमन को संभालता हूँ, हम दोनों इनसे मिलकर फाइट करेंगे। बूढ़ा फॉक्स हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर 2-on-2 की फाइट होने वाली है? मुझे लगता है कि तुम्हारी गिनती बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं अकेला नहीं हूँ। दोनों मास्टर्स उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, तो साथ ही दिखाते हैं वहाँ पर जितने भी पोर्टल्स होते हैं उनके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। बूढ़ा फॉक्स उनसे कहता है मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया, मेरे साथ डीमन रिफाइनिंग टावर के सारे डीमंस की आर्मी है।
किंजी आगे बढ़ता है और मास्टर फैंग से कहता है, ग्रैंडफादर अब हम लोग क्या करेंगे? अगर इन सारे पोर्टल्स में से एक एक डीमन भी निकलता है तो हम इन सब से फाइट नहीं कर पाएंगे, ये डीमंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मास्टर फैंग उसे कहते हैं, इसके अलावा हम लोग को कार भी क्या सकते हैं, चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद कोई प्लान सोचेंगे अपने डीमन रिफाइनिंग टावर को वापस लेने का। किंजी ग्रैंडफादर से कहता है, लेकिन उस लड़के के हाथ में जब तक वो क्रिस्टल है वो इस डीमन रिफाइनिंग टावर को कंट्रोल करेगा और हमें यहाँ से निकलने नहीं देगा। हम उसकी मर्जी के बिना यहाँ से नहीं जा पाएंगे। यहीं पर फेंगू आगे बढ़ता है और कहता है, हम लोग जहाँ पर एक सीक्रेट डोर से आए हैं वो सीक्रेट डोर हम कंट्रोल करते हैं, ना कि ये डीमन रिफाइनिंग टावर, क्योंकि इस डीमन रिफाइनिंग टावर में जितने भी पहले से मौजूद डोर्स हैं उन सबको विमिंग कंट्रोल कर सकता है, उस स्पेशल डोर को नहीं। हम लोग उसी के रास्ते से यहाँ से निकलेंगे। मास्टर फेंग उसे कहते हैं, तो फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से उस डोर को ओपन करो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। फेंगू जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उस डोर को ओपन करने वाला होता है और साथ ही वह लू और जेंग से भी कहता है, तुम लोग भी जल्दी से आ जाओ, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है वहाँ पर एक डोर ओपन होता है, यानी कि एक पोर्टल ओपन होता है। फिर वो अंकल फेंग से कहता है, अंकल फेंग आ जाएं, चले अंदर चलते हैं। मास्टर फेंग जाने से पहले जनरल वी से कहते हैं, तुम सब लोग भी हमारे साथ आ सकते हो। जनरल वी अपने दोनों पोतों से कहते हैं, चलो अपने लोगों को लो और यहाँ से निकलते हैं। सब लोग यहाँ से निकलने के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। फिर वो सारे लोग भागते हुए इस पोर्टल के रास्ते से डीमन रिफाइनिंग टावर से बाहर चले जाते हैं। गूडाओ बिमिंग से कहता है, बिमिंग वो सारे लोग भाग रहे हैं, हमें जल्दी से इन्हें पकड़ना होगा। बिमिंग अपने साथियों से कहता है, जल्दी से इनका पीछा करो और किसी को भी यहाँ से भागने मत देना। अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो इसका हमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन डीमन रिफाइनिंग टावर के बाहर का दिखाया जाता है। वो सारे लोग यानी कि स्टार सिटी के लोग अभी बाहर खड़े देख रहे हैं कि कौन डीमन रिफाइनिंग टावर से पहले निकलने वाला है। गूडाओ के ग्रैंडपा भी बाहर खड़े होते हैं। उनका साथियों ने कहता है, आपको कैसे पता है कि हमारे बच्चे अंदर बिल्कुल ठीक होंगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और बिमिंग और उसके सारे दोस्त वहाँ से बाहर निकल आते हैं। ग्रैंडपा गू से कहते हैं, ब्रदर चैन तुम वापस आ गए, हमें भी बताओ ये गैम्बलिंग गेम कैसी रही, कौन जीता। बिमिंग ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मैं आपको सारी बात बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताएं क्या आपने डीमन सिटी और फिनिक्स सिटी के लोगों को यहाँ से निकलते हुए देखा, वो लोग कहाँ पर हैं? ग्रैंडपा कहते हैं, वो तुम लोगों से थोड़ी देर पहले निकले थे और जैसे ही वो लोग यहाँ से निकले वो लोग बाहर की तरफ भाग गए, सिटी से बाहर की तरफ। मुझे लगता है कि वो शहर छोड़कर जा चुके हैं। बिमिंग उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये लोग तो भागने में बहुत ज्यादा तेज हैं, अगर हम इनको यहीं पर नहीं रोक पाए तो फिनिक्स सिटी के मास्टर फेंग लाजमी तौर पर स्टार अलायंस वालों के पास जाएंगे और सारी बात उनको बताएंगे। अगर स्टार अलायंस वाले यहाँ पर अपनी आर्मी लेकर आ गए तो मेरे लिए इन सबको बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टार अलायंस वालों के पास बहुत सारे एम्परर रैंक के हंटर्स हैं। बिमिंग ग्रैंडपा से कहता है, मैं अपने कुछ फास्ट रनिंग डीमंस को निकालता हूँ और वो सारे उनका पीछा करेंगे, लेकिन आप सबको भी चाहिए कि अपनी फैमिलीज में से जितने भी लोग फास्ट भाग सकते हैं उन सबको उनके पीछे भेजो। मैं नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ से बचकर निकल जाएं, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ से बचकर निकल गए तो स्टार सिटी को कोई भी नहीं बचा पाएगा। कॉन्ग फैमिली के पैट्रियार्च से कहते हैं, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम हमारी फैमिली के लोगों को फिनिक्स सिटी के लोगों का पीछा करने के लिए भेजना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो हम सब लोगों को मार डालेंगे। उसी वक्त उन्हें डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर से मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ग्रैंडपा नीचे की तरफ देखते हैं तो मॉन्स्टर्स डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर से बाहर निकल आते हैं और उन्हीं के लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा बिमिंग से कहते हैं, हमें इन सारे मॉन्स्टर्स को रोकना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये मॉन्स्टर हमारे स्टार सिटी को फिनिक्स सिटी से भी पहले डिस्ट्रॉय कर दे। जॉन फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, लेकिन क्या ये डीमंस किसी की बात सुनेंगे? ये सारे डीमंस हैं, ये क्यों किसी की बात सुनने लगे? वैंगजी आगे बढ़ती है और बिमिंग से कहती है, ये सारे वही डीमंस हैं जिनको ओल्ड फॉक्स यहाँ पर लेकर आया है। फिर उस बूढ़े फॉक्स से बात करना होगी। अगर हम उस बूढ़े फॉक्स से कहते हैं इन सारे डीमंस को कंट्रोल करें तो फिर हमारे लिए ज्यादा मसला नहीं होगा। बिमिंग उसे कहता है, चलो ठीक है, हम लोग उस बूढ़े फॉक्स से बात करते हैं। बिमिंग जैसे पीछे की तरफ घूमता है और कहता है, ब्रदर फॉक्स मुझे तुमसे काम है, लेकिन वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ब्रदर फॉक्स वहाँ पर बड़े स्टाइल के साथ खड़ा होता है, जबकि एक राइनोस का स्टैचू बना रहा होता है, उसका स्केच बना रहा होता है। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है, प्लीज थोड़ी देर के लिए इंतजार करो जब तक कि ये राइनो मेरा एक स्केच बना ले। मैं पहली बार डीमन रिफाइनिंग टावर से बाहर निकला हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गूडा बिमिंग से कहता है, बॉस ये सारे के सारे डीमंस बेवकूफ हैं, हम इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन शहर के बाहर का दिखाते हैं, यानी कि फिनिक्स सिटी और डीमन सिटी के सारे लोग वहाँ पर क्लिफ्स के ऊपर जाकर खड़े होते हैं। फेंगू अपने अंकल से कहता है, अंकल अब हम लोग क्या करेंगे? हमने डीमन रिफाइनिंग टावर को भी खो दिया और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे लोग भी मारे गए। हम लोग फिनिक्स सिटी में वापस जाकर अपने डैड को क्या जवाब देंगे? किंजी मास्टर फेंग से कहता है, मास्टर फेंग मुझे मास्टर वी को देखकर नहीं लगता कि वो लोग उस लड़के को मारना चाहते थे। मुझे लगता है कि ये लोग उस लड़के के साथ मिलकर हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमें इनका भी कुछ सोचना होगा। वो लोग अभी वहीं पर खड़े होते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान में बहुत सारी एयरशिप्स होती हैं और यहाँ पर पहली बार स्टार अलायंस वालों की एंट्री हो रही है। मास्टर फेंग उनको देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम सब लोग किस लिए परेशान हो रहे हो? स्टार अलायंस वाले यहाँ पर आ चुके हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगे। ये फाइट तो अभी स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट सीन फिर से स्टार सिटी की गलियों का दिखाया जाता है।
है जहाँ पर वो सारे डीमन जो कि डीमन रिफाइनिंग टावर से निकले हैं वो गलियों में आजाद घूम रहे हैं और जो भी उन्हें मिल रहा है वो उन सबको मार रहे हैं। एक लाइन डीमन एक हंटर के सामने खड़ा होता है और उसे कहता है, मैं सदियों से भूखा हूँ किसी इंसान को खाने के लिए, आज तो मुझे खाना मिलेगा। और जैसे वो उस हंटर को मारने लगता है उसी वक्त बीमिंग वहाँ पर आ जाता है और उसे किक मारते हुए पीछे फेंक देता है। बीमिंग बूढ़े फॉक्स से कहता है, इस बात को शोर बनाओ कि इनमें से कोई भी डीमन किसी सिटीजन को नुकसान न पहुँचाए वरना तुम्हारी खैर नहीं। बूढ़ा फॉक्स बीमिंग से कहता है, तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने कमांड अपने हाथ में ले ली है, इनमें से कोई भी डीमन किसी इंसान को नहीं मारेगा, ये बस चीजों को तोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा खुश है पहली बार डीमन रिफाइनिंग टावर से निकलकर। बीमिंग उस बूढ़े फॉक्स से कहता है, हमारे पास जरा सा भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, इसलिए जल्दी से इन सारे डीमंस को इकट्ठा करो, फीनिक्स सिटी वालों को ढूंढकर उन पर अटैक करना होगा। बूढ़ा फॉक्स बीमिंग से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने तुमसे कहा कि चाहे वो कितने भी हंटर्स को यहाँ पर लेकर आ जाए मैं सभी को हरा दूंगा, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरे साथ मेरे डीमन साथी भी है। बीमिंग उसे कहता है, वो यहाँ पर अगर एम्परर रैंक के हंटर्स को लेकर आ जाते हैं जो कि तुम्हारे रैंक से बहुत ज्यादा हायर है तो फिर तुम क्या करोगे। बूढ़ा फॉक्स बीमिंग की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, क्या वाकई में उनके पास एम्परर रैंक के हंटर्स भी हैं? बीमिंग उसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उनके पास बहुत सारे हंटर्स हैं, यहाँ तक कि उनके पास एम्परर रैंक के हंटर्स की पूरी एक यूनिट है। हम लोग तो यहाँ से भाग सकते हैं लेकिन तुम्हारे डीमंस का क्या होगा, वो सारे लोग मिलकर तुम्हारे सारे डीमंस को मार देंगे। तो फॉक्स के साथ जो डीमंस होते हैं उनमें से एक डीमन चिल्लाकर बीमिंग से कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, वो यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, हमें मारने के लिए नहीं, हम लोग तो बस तुम्हारे पीछे पीछे डीमन रिफाइनिंग टावर से बाहर आ गए, हमारा इस फाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें बार बार इस तरह की फेक वार्निंग्स देना बंद करो, हम लोग डरने वाले नहीं, और अगर वाकई में उन्हें तुम्हारा डीमन रिफाइनिंग टावर चाहिए तो तुम उन्हें डीमन रिफाइनिंग टावर दे क्यों नहीं देते। हम उन सारे एम्परर रैंक के हंटर से माफी मांग लेंगे और वापस अपने डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर चले जाएंगे। बीमिंग उन सब से कहता है, तो तुम सब लोग उनसे माफी मांगने को तैयार हो? क्या तुम सब लोगों को लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान है? और साथ ही वो अपने डीमन रिफाइनिंग टावर को रिफाइन करते हुए कहता है, इस टावर को मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी डीमंस हैं वो सारे उन लोगों के पीछे जाओ, फिनिक्स सिटी और डीमन सिटी के लोगों के पीछे, और उन सबको घेर लो। अगर तुम में से कोई भी मेरे इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता तो मैं उसे डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर वापस भेज दूंगा और वो डीमन दोबारा कभी भी इस डीमन रिफाइनिंग टावर से बाहर नहीं निकल पाएगा। मैं अपनी इस बात को दोबारा नहीं दोहराने वाला, इसलिए मेरे इस ऑर्डर को सिर्फ एक ही बार में अच्छी तरह से सुन लो। वो सारे डीमंस उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हाई रैंक के डीमंस हंसना शुरू कर देते हैं और बीमिंग से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम हम सारे डीमंस को वापस डीमन रिफाइनिंग टावर में भेज सको? जबकि बीमिंग भी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है और उस डीमन रिफाइनिंग टावर के हार्ट वाले क्रिस्टल को यूज करते हुए कुछ चेन्स निकालता है और वो सारी चेन्स उनमें से एक डीमन की टांगों में लिपट जाती हैं और उसे जमीन के अंदर खींचना शुरू कर देती है। बीमिंग उन सारे डीमन से कहता है, मैं तो सिर्फ फॉक्स डीमन की वजह से चुप था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो तुम सब लोगों को हैंडल करे और मुझे तुम लोगों के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती न करनी पड़े, लेकिन तुम सब लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा। बीमिंग ने जिस डीमन को अपनी चेन्स के अंदर जकड़ा होता है वो सर तक जमीन के अंदर धंस जाता है। बीमिंग उसे कहता है, अगर मैं तुम्हें डीमन रिफाइनिंग टावर से बाहर निकाल सकता हूँ तो मैं तुम्हें वाकई में वापस भी भेज सकता हूँ, अगर तुम में से किसी को शक है तो वो आकर ट्राई कर सकता है। वो सारे डीमंस बीमिंग से कहते हैं, मास्टर प्लीज हमें माफ कर दें, हम लोग बहुत बड़े बेवकूफ थे जो कि हमने अपने मास्टर की बात नहीं मानी। आज के बाद हम लोग चैन फैमिली के डीमंस हैं और आपकी सारी बातें मानेंगे, जब तक हम लोग मारे नहीं जाते हम लोग तब तक फाइट करेंगे। उसी वक्त वहाँ की एक बिल्डिंग के ऊपर धमाका होता है, वो सारे लोग उस तरफ देखते हैं और कहते हैं, लगता है कि सिटी गेट के बाहर से कोई हम पर अटैक कर रहा है। बीमिंग जाओ किंग से कहता है, तुम ग्रैंडफादर गू के साथ जाओ और जाकर बाकी सारे लोगों को इस शहर से बाहर निकालो या फिर उन सबको शेल्टर के अंदर ले जाओ क्योंकि यहाँ पर फाइट होने वाली है, और शुई और गूजों का भी मेरे लिए ख्याल रखना। फिर वो फॉक्स डीमन से कहता है, तुम अपने सारे डीमंस को लो और मेरे साथ दुश्मन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। ब्लैक विडो और गू डाओ तुम दोनों सिटी गेट्स की तरफ चले जाओ और वहाँ पर जितने भी दुश्मन है उन सबको मार डालना, और साथ ही उन्हें आसमान से एयरशिप्स की आवाज आती है। वो सारे लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान में बहुत सारी एयरशिप्स होती हैं, वो सब लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं।